आप सभी छात्रों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम राजस्थान के भूगोल के अंतर्गत राजस्थान के जो भूआकृतिक प्रदेश हैं, फिजिकल जो रीजन है, उसके बारे में पढ़ेंगे कि भूआकृतिक प्रदेश कौन कौन से हैं और उन प्रदेशों की क्या क्या विशेषताएं हैं और उनका विस्तार कहाँ कहाँ है। तो राजस्थान का जो भूआकृतिक प्रदेश है वो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है आपका प्रकरण है, महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसका अध्ययन आज हम इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। राजस्थान का जो भूआकृतिक प्रदेश, इसके अंतर्गत राजस्थान को कितने भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा गया है, साथ ही उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, उसके बारे में भी हम आज देखेंगे। सबसे पहले राजस्थान के भूआकृतिक प्रदेश। राजस्थान विश्व के प्राचीनतम भूखंडों का अवशेष है। प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत इयोसीन काल एवं प्लीस्टोसीन काल में विश्व दो भूखंडों अंगारा लैंड एवं गोंडवाना लैंड में विभक्त था, जिसके बीच में टेथिस महासागर विस्तृत था। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश व पूर्वी मैदानी प्रदेश टेथिस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। तो जैसा कि हमने पूर्व जो क्लासेज है, अपने पहला जो पेपर है फिजिकल ज्योग्राफी, उसके अंतर्गत या भौतिक भूगोल जो है, उसके अंतर्गत हमने वेगनर का जो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो हमने पढ़ा था, उसके अंतर्गत उन्होंने बताया था कि किस प्रकार से पूर्व के अंतर्गत जो है विभिन्न जो महाद्वीप है वो किस प्रकार से अलग अलग थे और उनके बीच में सबसे पहले जो सारे महाद्वीप जब एक साथ जुड़े हुए थे तो इसको उन्होंने सुपर कॉन्टिनेंट कहा था। और धीरे धीरे उन महाद्वीपों में जब विभाजन हुआ और विभाजन के पश्चात उन जो दो भागों में जब उसका विभाजन हुआ तो दो भागों के बीच में जब महासागर का जो विस्तार हुआ, जिस सागर का निर्माण हुआ था वो था टेथिस सागर। और टेथिस सागर के उत्तर में जो भाग था वो लोरेशिया या कह सकते हैं अंगारा लैंड कहलाया था, और दक्षिणी जो भाग था वो गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। तो राजस्थान जो है उसके अंतर्गत गोंडवाना लैंड के अवशेष राजस्थान के अंतर्गत पाए जाते हैं। तो विश्व पहले प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत दो भागों में बटा हुआ था, गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, जिसके बीच में टेथिस महासागर विस्तृत था। राजस्थान की उत्तरी पश्चिमी मरुभूमि, तो राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र है तथा जो पूर्वी मैदानी प्रदेश है जिसका निर्माण सबसे नवीनतम है, तो वो क्षेत्र टेथिस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। तो राजस्थान के दो जो भौतिक भूआकृतिक प्रदेश हैं, पूर्वी मरु प्रदेश पूर्वी मैदानी प्रदेश और पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, दोनों जो है टेथिस महासागर के अवशेष माने जाते हैं। यहाँ पर पहले टेथिस महासागर का विस्तार था और धीरे धीरे कालांतर में टेथिस महासागर जो है वहाँ से लुप्त हो गया और धीरे धीरे जो है कुछ अवशेष के रूप में जो खारे पानी जिले हैं वो वहाँ पर आज भी मौजूद है। इसके अंतर्गत जो कालांतर में नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी द्वारा पाट दिए गए। तो धीरे धीरे क्या हुआ, कालांतर में जो टेथिस महासागर था वो विभिन्न जो नदियाँ उसके अंतर्गत अपने तलछट अवसाद लेकर आती थी और उसके अंतर्गत गिरती थी। तो जब उसमें टेथिस महासागर में गिरती थी तो उनके अवसाद के कारण धीरे धीरे वो टेथिस महासागर क्या हो गया, संपूर्ण भर गया या पूरा पाट दिया गया। राजस्थान के अरावली पर्वत विश्व के प्राचीनतम पर्वतों में से हैं जो गोंडवाना लैंड के ही भाग थे। और राजस्थान के जो अरावली पर्वतमाला है वो प्राचीन जो गोंडवाना लैंड का जो भाग है उसी का हिस्सा मानी जाती है, अर्थात गोंडवाना लैंड वाले भाग से ही जो है अरावली का निर्माण हुआ है। राजस्थान का पूर्वी भाग गंगा यमुना नदियों द्वारा निर्मित मैदान का ही भाग है। तो राजस्थान का जो उत्तरी पूर्वी जो मैदानी भाग है वो भाग गंगा और यमुना नदियों के द्वारा जो निर्मित मैदान है उसका ही वो भाग है। तथा पश्चिम में थार का मरुस्थल एवं दक्षिण पूर्व का पठारी भाग गोंडवाना लैंड भूखंड का अवशेष माने जाते हैं। तो पश्चिम के अंदर थार के मरुस्थल में भी कई कई कठोर भूभाग जो पाए जाते हैं, चट्टानी प्रदेश पाए जाते हैं, वो क्षेत्र, साथ ही गोंडवाना लैंड जो था उस पठारी प्रदेश जो था दक्षिणी पूर्वी, जिसको अपन हाड़ौती का पठार कहते हैं, वो दोनों जो है गोंडवाना लैंड के भाग माने जाते हैं। अतः राजस्थान की स्थलाकृति में हर प्रकार की प्राकृतिक रचना दृष्टिगत होती है। राजस्थान की प्राकृतिक रचना संभवतः दो प्रकार की है। राजस्थान के अरावली पर्वत एवं दक्षिण का पठार गोंडवाना लैंड के भूभाग हो सकते हैं, क्योंकि इस गोंडवाना लैंड का एक अंश विलग होकर उत्तर की ओर खिसक गया था, जो अब दक्षिण के पठार के रूप में भारत का भौतिक विभाग है। और जिसका ही जो है भाग अरावली पर्वत श्रेणी है और दूसरा जो भाग है दक्षिण का पठार या कह सकते हैं दक्षिण पूर्वी जो पठार है हाड़ौती का पठार, वो भी गोंडवाना लैंड के ही भूभाग हैं। राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश तथा पूर्वी मैदान टेथिस सागर के अंग माने जाते हैं। तो राजस्थान का जो उत्तरी पश्चिमी मरु प्रदेश है और जो पूर्वी मैदान है वो टेथिस सागर के अंग माने जाते हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर पहले जो है प्राचीन काल में टेथिस महासागर का विस्तार था। टेथिस सागर के अवशेष के रूप में राजस्थान में आज भी सांबर, डीडवाना, पंचपदरा, लूणकरसर आदि जो जिले हैं वो मौजूद है।
राजस्थान को भौतिक स्वरूप के आधार पर निम्न भौतिक विभागों या भूआकृतिक प्रदेशों में बांटा जा सकता है। तो भौतिक स्वरूप के आधार पर हम राजस्थान को निम्न भौतिक विभाग या भूआकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। इनमें पहला है उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। क्योंकि उत्तरी पश्चिमी जो भाग है राजस्थान का वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, अतः हम इसे उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के नाम से जानते हैं। मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश, तो मध्य का जो भाग है वो अरावली पर्वत का विस्तार होने के कारण ये मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा तीसरा जो भाग है वो है पूर्वी मैदानी भाग। क्योंकि तीसरा जो भाग है वो बनास, चंबल और बाणगंगा आदि नदियों के मैदानी भाग के कारण उनका निर्माण हुआ है, आदि नदियों द्वारा निर्मित मैदान के कारण उसका निर्माण हुआ है। अतः तीसरा जो महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है वो है पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा और अंतिम जो भाग है राजस्थान का वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जिसे हम हाड़ौती के पठार के नाम से भी जानते हैं, जो कि दक्षिण के पठार का ही हिस्सा माना जाता है। हाड़ौती के पठार के अंतर्गत कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये जो क्षेत्र है राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग वो इसके अंतर्गत आता है। सबसे पहले हम बात करेंगे पहला जो भूआकृतिक प्रदेश था उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इसके अंतर्गत इसे पश्चिमी रेतीला मैदान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बालू या रेत का विस्तार काफ़ी अधिक होता है, अतः हम इसे और पश्चिम में स्थित होने के कारण इसे पश्चिमी रेतीला मैदान के नाम से जाना जाता है। यह राजस्थान के बहुत बड़े भाग अरावली के उत्तर पश्चिम और पश्चिम में विस्तृत है। इसका जो विस्तार है वो अरावली पर्वतमाला के उत्तर पश्चिम एवं पश्चिम भाग के अंतर्गत है। पश्चिमी रेतीला मैदान उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर 640 किलोमीटर लंबाई में तथा पश्चिम से पूर्व की ओर लगभग 300 किलोमीटर चौड़ाई में जो है 1,75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो इसका जो भाग है ये हमने जो राजस्थान के जो भूआकृतिक प्रदेश है वहाँ कौन कौन से भाग के अंदर कौन कौन से भूआकृतिक प्रदेश है उसका बताया है। तो राजस्थान का जो पश्चिमी भाग है वो सबसे पश्चिमी भाग वो कहलाता है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। बीच का जो भाग है वो मध्यवर्ती अरावली पर्वतीय प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और इसका जो उत्तरी पूर्वी भाग है वो कहलाता है मैदानी भाग होने के कारण यह उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश के नाम से जाना जाता है। और चौथा जो अंतिम भाग है वो है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, जो कि कोणार्क लैंड या पठार होने के कारण या हाड़ौती के पठार के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये जो मानचित्र है या जो रेखा चित्र है उसके अंतर्गत मैंने आपको राजस्थान के भौतिक जो प्रदेश है या भूआकृतिक जो प्रदेश है वो कहाँ कहाँ फैले हुए हैं उसके बारे में बताया है कि तो एग्ज़ाम के अंतर्गत आपको इस प्रकार से मानचित्र का निर्माण करना है, क्योंकि भूगोलवेत्ता के लिए मानचित्र एक प्रमुख साधन के रूप में होता है, प्रमुख हथियार के रूप में होता है, जिसका निर्माण उसको आना चाहिए। अब बात करते हैं इसकी जो पूर्वी सीमा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की पूर्वी सीमा उदयपुर जिले के उत्तरी शीर्ष तक अरावली श्रेणी के पश्चिमी उप पर्वतीय खंड द्वारा तथा इसके परे 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा तथा महान भारतीय जल विभाजक द्वारा अंकित है। तो इसके अंतर्गत बाकी सब चीज़ें आपको बताया, परंतु ये समवर्षा रेखा तो चूँकि समवर्षा रेखा किसे कहते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि समवर्षा रेखा का मतलब होता है कि समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है, समवर्षा रेखा। जैसे कि जिन जिन स्थानों के ऊपर 50 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अगर मैं उन स्थानों को या उन बिंदुओं को एक रेखा के माध्यम से मिला देता हूँ तो वो जो रेखा होगी वो 50 सेमी समवर्षा रेखा होगी। तो राजस्थान के अंतर्गत ये जो इसका जो पूर्वी विस्तार है वो क्या कहलाता है, 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा भी निर्धारित होता है, जो कि मरुस्थलीय विस्तार का जो है पूर्वी भाग है। 50 सेमी वर्षा रेखा से जो है पूर्व की ओर का भाग फिर अरावली पर्वतीय प्रदेश, उत्तरी पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी जो पठारी क्षेत्र है उसके अंतर्गत आता है। पश्चिमी रेतीले मैदान की पूर्वी सीमा अंशतः प्राकृतिक और अंशतः जलवायु से निर्धारित होती है। पश्चिमी सीमा पर भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस दृष्टि से इसमें एक श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, नागौर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, पाली, सिरोही, जालोर, सीकर, झुंझुनू आदि जिले शामिल है। ये सभी जो जिले हैं वो इस पश्चिमी मरुस्थल के अंतर्गत जो है शामिल है। यहाँ पर जो है मरुस्थल का विस्तार पाया जाता है। राजस्थान मरुस्थल को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 उपभौतिक प्रदेशों में भी विभाजित कर सकते हैं। तो राजस्थान का जो मरुस्थलीय भाग है या उत्तरी पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश है, हम उसे दक्षिण पश्चिम की ओर 4 उपभौतिक प्रदेशों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है महान मरुभूमि, जिसे अपन ग्रेट डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। महान मरुस्थल का जो विस्तार है वो सुदूर पश्चिम में स्थित महान मरुभूमि बालुका स्तूपों से ढकी हुई है तथा
भारत पाक सीमा के सहारे कच्छ की खाड़ी से पंजाब तक फैली है। तो ये महान मरुभूमि के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो क्षेत्र आता है उपभौतिक प्रदेश में, वो आता है बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर का चट्टानी प्रदेश। महान मरुभूमि के पूर्व में यह प्रदेश स्थित है, जो बालूका स्तूपों से सर्वथा मुक्त है, अतः इसे बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ बड़ी संख्या में अनावृत चट्टानी शैल समूह पाए जाते हैं। तो ये जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत ये जो है चट्टानी क्षेत्र है, और इसके अंतर्गत जो है बालूका स्तूपों का अभाव पाया जाता है, अतः इसे बालूका स्तूप मुक्त क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। तीसरा जो है उपभौतिक प्रदेश है वो है लघु मरुस्थल। तो लिटिल जो डेजर्ट है, यह प्रदेश चट्टानी प्रदेश के पूर्व में कच्छ की खाड़ी से प्रारंभ होकर बीकानेर के उत्तर में महान मरुभूमि तक विस्तृत है, वो लघु मरुस्थल के नाम से इसको जाना जाता है। अर्धशुष्क प्रदेश, यह प्रदेश लोनी नदी के जल प्रवाह क्रम क्षेत्र से में विस्तृत है। अर्धशुष्क प्रदेश के उत्तरी भाग में डीडवाना, सांबर व अन्य खाड़ी झीलें पाई जाती है। तो ये जो अर्धशुष्क प्रदेश है वो उसका चौथा भाग हो गया। तो 4 भौतिक भाग हैं, जिसके अंतर्गत राजस्थान को उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर 4 उपभौतिक प्रदेशों में अपन विभाजित कर सकते हैं। पहला महान मरुभूमि, दूसरा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का चट्टानी प्रदेश, और तीसरा आपका लघु मरुस्थल, और चौथा अर्धशुष्क प्रदेश। उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको ये जो पश्चिम का जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके अंतर्गत जो मुख्य विभाजन है, पश्चिमी जो रेतीला शुष्क मैदान है उसके अंतर्गत 2 उसको मुख्य भागों में बांटा जाता है। एक आपका मरुस्थली, दूसरा बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। तो इसमें हम मानचित्र में मैंने आपको ये सब प्रदेशों के बारे में मैंने इसके अंतर्गत बताया है। इसके अलावा जो अर्धशुष्क जो प्रदेश है, उस अर्धशुष्क प्रदेश में जो है हम मुख्य रूप से जो है इसको 4 भागों में बांटते हैं। पहला जो कह सकते हैं अपन लूनी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, दूसरा नागौरी उच्च प्रदेश, तीसरा आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र या शेखावटी प्रदेश, और चौथा घग्गर प्रदेश। तो इस प्रकार से अर्धशुष्क मैदान को भी जो है 4 भागों में बांटा जाता है। तो ये 4 भाग आपको पता होना चाहिए, लूनी बेसिन, गोडवाड़ प्रदेश, नागौरी उच्च भूमि प्रदेश, आंतरिक प्रवाह क्षेत्र और घग्गर प्रदेश। ये क्षेत्र आपके जो है आगे जो है आपके इस अध्ययन बिंदु में आएंगे कि अर्धशुष्क मैदानी प्रदेश को कितने भागों में बांटा जा सकता है, उनका उसका विस्तार कहाँ कहाँ स्थित है और उनकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। तो इसके बारे में हम इससे आगे पढ़ेंगे। पश्चिमी रेतीले मैदान का बहुत बड़ा भाग लगभग 60% बालूका स्तूप से आच्छादित है, जिसके परिणाम स्वरूप बालूका स्तूप के विस्तार और उनकी मात्रा इस प्रदेश की आर्थिक क्रियाओं को अत्यधिक प्रभावित करती है। चूँकि पश्चिमी मरुस्थलीय भाग होने के कारण वहाँ पर बालू के जो टीले हैं, बालू का जो स्तूप है, उनका विस्तार अत्यधिक मात्रा में पाया जाता है, और जो मरुस्थल है उसका लगभग 60% भाग बालू का स्तूप या बालू टीलों से आच्छादित है। पश्चिमी रेतीले मैदान का विभाजन 2 मुख्य उप इकाइयों में किया जा सकता है। पहला है रेतीला शुष्क मैदान, और रेतीले शुष्क मैदान को पुनः 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है, मरुस्थली और बालूका स्तूप मुक्त प्रदेश। और दूसरा जो भाग है पश्चिमी रेतीले मैदान का उप विभाजन में अर्धशुष्क मैदान या राजस्थान का बांगर, इन्हें वापस 4 उपभागों में बांटा जा सकता है, लूनी बेसिन एवं गोडवाड़ प्रदेश, आंतरिक प्रवाह का मैदान एवं शेखावटी प्रदेश, नागौरी उच्च प्रदेश और घग्गर प्रदेश। तो इस प्रकार से इनको विभाजित किया गया है। अब जो है रेतीले शुष्क मैदान और अर्धशुष्क मैदान को विभाजित करने वाली रेखा 25 सेमी समवर्षा रेखा है। तो जो रेतीला शुष्क मैदान है और अर्धशुष्क मैदान है, इसका निर्धारण कौन सी रेखा द्वारा होता है, तो 25 सेंटीमीटर जो समवर्षा रेखा होती है वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटती है। पश्चिम का भाग 25 सेमी से पश्चिम का भाग जो होता है वो रेतीला शुष्क मैदान कहलाता है, और 25 सेमी समवर्षा रेखा से पूर्व का जो भाग होता है जिसका विस्तार 25 सेमी समवर्षा रेखा से 50 सेमी समवर्षा रेखा तक होता है वो कहलाता है अर्धशुष्क मैदान। सबसे पहले रेतीला शुष्क मैदान, और रेतीले शुष्क मैदान का जो उपभाग है मरुस्थली, यह बीकानेर, जैसलमेर, चूरू, पश्चिमी नागौर के कुछ भाग और बाड़मेर के 2/3 पश्चिमी भाग पर विस्तृत है। पश्चिम में और आगे यह रेतीली और शुष्क मरुस्थली थार मरुभूमि के नाम से जानी जाती है। मरुस्थलीय प्रदेश की आम विशेषताएं हैं रेत का फैलाव, चट्टानी परिव्यक्त शिलाएँ, उत्तर पश्चिम में जुरासिक काल के विस्तृत ऊंचे उठे हुए भाग और इयोसिन चट्टानें। मुख्यतः चूने के पत्थर की चट्टानें जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर जिलों में पाई जाती है। तो जैसलमेर के आसपास जो है जुरासिक काल के जो बालू का पत्थर है, जो चूने की चट्टानें हैं वो पाई
जाती है, जो चट्टानी प्रदेश फैला है। तो ये जो है मरुस्थलीय के अंतर्गत आते हैं। बाड़मेर, जालौर, जैसलमेर व अन्य क्षेत्रों में जहाँ परिव्यक्त शिलाएँ सतह पर अनावृत है, उनसे इस प्रदेश की अपरदित स्थलाकृति दिखाई देती है। मरुस्थलीय प्रदेश कच्छ की खाड़ी से पाकिस्तान सीमा के सहारे पंजाब तक बालुका स्तूपों के आवरण से ढका है। मरुस्थलीय इस प्रदेश में बालुका स्तूप एक विशिष्ट भू-आकृतिक लक्षण है। स्तूपों के आकार, रूप, वायु, दिशा और वनस्पति आवरण के आधार पर इन्हें साधारणतः 3 वर्गों में रखा जा सकता है। तो जो स्तूप होते हैं उनके मुख्य रूप से आकार, वायु और रूप और दिशा के अनुसार इसको 3 भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहला जो स्तूपों का प्रकार है वो है पवनानुवर्ती बालुका स्तूप, दूसरा है बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप और तीसरा है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। पवनानुवर्ती जो बालुका स्तूप है, पवन के अनुवर्ती या पवन के जो समानांतर बनने वाला जो स्तूप है वो कहलाता है पवनानुवर्ती बालुका स्तूप। यह स्तूप मैदानी भाग के दक्षिण तथा पश्चिम भाग में पाए जाते हैं, लेकिन बाड़मेर और जैसलमेर जिलों में यह अधिकतर दृष्टिगोचर होते हैं। इस प्रकार के स्तूपों में लंबी धुरी वायु की दिशा के समानांतर होती है। तो इस प्रकार के जो बालुका स्तूप होते हैं वो वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं। दूसरे जो बालुका स्तूप होते हैं, दूसरे प्रकार के बरखान या अर्धचंद्राकार बालुका स्तूप, ये जो होते हैं वो हवा की दिशा के समकोण पर इनका निर्माण होता है। यह प्राय श्रृंखलाबद्ध मिलते हैं। यह स्तूप गतिशील होते हैं और यह प्राय मरुस्थली के उत्तरी भागों में देखे जाते हैं। तो मरुस्थली का जो उत्तरी भाग है मरुस्थल का, उसमें जो है बरखान या अर्धचंद्राकार जो बालुका स्तूप है वो देखने को मिलते हैं। तीसरे प्रकार के जो बालुका स्तूप है वो है अनुप्रस्थ बालुका स्तूप। इनकी दिशा के समकोण बनते हैं। ये जो होते हैं अनुप्रस्थ बालुका स्तूप क्या होते हैं, ये वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं। यह मरुस्थलीय प्रदेश के पूर्वी और उत्तरी भागों में साधारणतया पाए जाते हैं। यह स्तूप अर्धशुष्क भाग में स्थिर रहते हैं और अर्धशुष्क भाग में चूँकि इनका निर्माण होता है तो वहाँ पर इनकी स्थिरता अधिक होती है, वो ज़्यादा समय तक स्थिर रहते हैं। अब दूसरा जो प्रदेश है पश्चिमी रेतीले प्रदेश का जो उपभाग है बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश, मरुस्थली से लगा हुआ समीपस्थ भूभाग बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश जैसलमेर के चारों ओर लगभग 65 किलोमीटर क्षेत्र पर पोखरण तहसील की आधे भाग पर फलौदी तहसील के पश्चिम और दक्षिणी भागों में फैला हुआ है। चूना पत्थर और बलुआ पत्थर चट्टानी क्षेत्र में अनावृत हैं। जैसलमेर नगर जुरासिक बालुका पत्थरों से निर्मित चट्टानी मैदान पर स्थित है। जैसलमेर के उत्तर में तथा पोखरण के दक्षिण में, जिन्हें यहाँ रन के नाम से पुकारते हैं, कई प्रकार की जो प्लाया झील बेसिन है वो यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसे हम टाट, रन या ढाड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो इस प्रकार की निम्न भूमि पाई जाती है जहाँ वर्षा काल में जल भर जाता है। तो ये इस प्रकार की जो जिले होती है अस्थायी जिले, उन्हें इन विभिन्न नामों से, रन के नाम से, टाट के नाम से या ढाड के नाम से इसको जाना जाता है। वो भी इसके अंतर्गत बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है, जिन्हें हम प्लाया झील बेसिन के नाम से भी जानते हैं। अब दूसरा जो भाग है मरुस्थलीय प्रदेश को दो मुख्य भागों में बांटा था। पश्चिमी रेतीला जो मैदान था और अर्धशुष्क जो है प्रदेश या अर्धशुष्क मैदान कह सकते हैं, और तीसरा नाम इसका राजस्थान का बांगर क्षेत्र भी इसको कहा जाता है। अरावली के पश्चिमी किनारे से रेतीला शुष्क मैदान की सीमा लगभग 75,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर राजस्थान के बांगर और अर्धशुष्क मैदान का विस्तार है। क्षेत्र के उत्तर में गगर नदी का क्षेत्र, उत्तर पूर्व में शेखावटी क्षेत्र तथा दक्षिण पूर्वी भाग में लोनी नदी अपनी कई सहायक नदियों के साथ फैली है। इसमें जोधपुर, बाड़मेर जिलों के अधिकांश भाग तथा पाली, जालौर और सिरोही जिले के पश्चिमी भाग स्थित है। इसे हम पुनः 4 लघु भू आकृतिक प्रदेशों में बांट सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है अर्धशुष्क मैदान का वो है लूनी बेसिन या गौडवाल प्रदेश। इसके अंतर्गत मैंने आपको राजस्थान का जो मानचित्र है उसके अंतर्गत ये जो प्रदेश है लूनी और उसकी जो जहाँ पर उसकी सहायक नदियाँ बहती है, जिनमें लूनी, चवाई, लीलड़ी, मिठड़ी, सागी, ये सभी जो नदियां हैं वो सब नदियों का जो अपवा क्षेत्र है वो लूनी बेसिन के अंतर्गत आता है, जिसे हम गोडार प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। अजमेर के दक्षिण पश्चिम अरावली श्रेणी से निकलकर लूनी नदी दक्षिण पश्चिम की तरफ बहती है। इसमें अरावली के तीव्र उत्तर पश्चिम ढालों पर बहने वाली कहीं कहीं छोटी छोटी नदियाँ इसके बाएं किनारे पर आकर मिलती है। तो ये जो नदी होती है वो अरावली के तीव्र जो ढाल है उत्तर पश्चिम की ओर, वहाँ से इनका निर्माण होता है और वहाँ से निकलकर
ये जो नदियाँ हैं वो इस नदी के अंतर्गत कई छोटी छोटी जो नदियाँ हैं वो जो है लूनी नदी की सहायक नदियों के रूप में प्रवाहित होती है। लूनी तथा इसकी सहायक नदियाँ जोधपुर जिले के दक्षिणी पूर्वी भाग पाली, जालौर, सिरोही जिलों में बहती है। लूनी नदी का अपवाह क्षेत्र 34,866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर अलावा पश्चिमी राजस्थान का बाकी सभी जो क्षेत्र है वो आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र है। तो पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जो आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के अंतर्गत लूनी नदी का जो क्षेत्र होता है वो आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। तो लूनी नदी का लगभग जो अपवाह क्षेत्र है वो 34,866 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। और इसके अलावा जो क्षेत्र हैं वो सभी किसके अंतर्गत आता है? आंतरिक प्रवाह के क्षेत्र के अंतर्गत आता है। लूनी नदी और उसकी सहायक खारी व जवाई नदियों के दक्षिण की ओर स्थलाकृतिक यह इंगित करते हैं कि प्रारंभिक भूआकृतिक क्रिया जलोढ़ थी, जिन्होंने इस क्षेत्र की प्रधान चट्टानों को काटा है, परंतु वर्तमान में वायु क्रिया अधिक प्रभावी है। तो सबसे पहले माना जाता है कि जहाँ लूनी नदी का जो अपवाह क्षेत्र है वहाँ पर पहले जो कह सकते हैं जलोढ़ क्रिया हुई है, मतलब यहाँ पर जल द्वारा अपर्दन हुआ है। तो जलोढ़ जो चट्टानें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती है, परंतु वर्तमान में जो है यहाँ पर वायु जो है क्रिया द्वारा जो अत्यधिक अपर्दन हुआ है और वायु द्वारा जो क्रिया होती है वो अधिक प्रभावी रही है। दक्षिणी पश्चिम में हवाओं ने जलोढ़ मैदानों और पहाड़ी ढालों के विपरीत बालू का जमाव कर दिया है। लाटच महोदय ने पश्चिमी राजस्थान की बालू का वर्णन इस प्रकार से किया है कि यह बालू दक्षिणी पश्चिमी जंजाओं द्वारा राजस्थान में लाई गई है। यह जंजा वर्ष के अधिकतर महीनों में राजस्थान के आर पार चलते हैं तथा यह भूमि पर अतिक्रमण कर चुके हैं। कोई भी जिला इनसे मुक्त नहीं है, सिवाय उन क्षेत्रों के जो अरावली श्रेणी के पद्य क्षेत्रों में स्थित है तथा उन क्षेत्रों के जहां अनेक छोटे छोटे नदियां पहाड़ी क्षेत्रों से नीचे उतरती है। यद्यपि उनमें जल वर्ष की थोड़ी अवधि में ही बहता है, लेकिन यह उस बालू को जो उड़कर उसमें आ जाती है बहा सकने में सक्षम नहीं होती है। क्यों? क्योंकि ये सब जो नदियाँ होती है वो काफ़ी कह सकते हैं छोटी होती हैं। दूसरा, इनकी प्रवृत्ति जो होती है वो मौसमी होती है, ये सीजनल होती है, जो एक मौसम वगैरह के अंतर्गत ही या वर्षा ऋतु के अंदर ही प्रवाहित होती है, बाकी समय वो शुष्क रहती है। इसकी स्थल आकृतियों में पहाड़ी ढालों वाली तथा विस्तृत भागों पर मैदान मिलते हैं। तो ये जो पहाड़ियाँ हैं उनके ढालों पर तीव्र ढाल वाली पहाड़ियाँ मिलती हैं और विस्तृत मैदान पाए जाते हैं। पश्चिमी भाग पर मैदान एवं पादगिरी के दक्षिण में पश्चिम भाग वायु द्वारा लाई गई बालू के जो ढेर हैं उससे लूनी नदी की दो मुख्य सहायक नदियाँ खारी और जवाई बहती है। तो ये जो भाग है उसके अंतर्गत जो अरावली जो पश्चिम का जो क्षेत्र है उसका मैदानी और जो अरावली का जो कह सकते हैं पर्वत प्रदेश जो स्थान है वहाँ पर जो है वायु द्वारा लाई गई जो बालू के जो ढेर हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं। और इस क्षेत्र में लूनी नदी की दो मुख्य सहायक नदियाँ खारी और जवाई बहती है। यह धाराएँ अधस्तरीय चट्टानों की गुंबदीय संरचना की प्रवृत्ति के अनुरूप बहती है। अरावली श्रृंखला के पदीय और लूनी नदी के बीच का क्षेत्र काफ़ी उपजाऊ है, लेकिन पश्चिम में और आगे आप यह दोमट स्थानों पर थार में रेतीली मिट्टी में बदल जाती है। तो पश्चिम के अंदर जैसे जैसे हम आगे जाते हैं तो ये जो मिट्टी होती है दोमट मिट्टी होती है, धीरे किस में बदल जाती है? रेतीली मिट्टी में बदल जाती है। दूसरा जो प्रदेश है अर्धशुष्क प्रदेश में शेखावटी भूभाग या आंतरिक जल प्रवाह का मैदान। राजस्थान आंध्र प्रदेश में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी राजस्थान और जो थार का जो ये जो प्रदेश है आंतरिक प्रदेश राजस्थान के जो आंतरिक प्रदेश में राजस्थान की उत्तरी पूर्वी सीमा तक लूनी बेसिन के उत्तर में आंतरिक जल प्रवाह मैदान का विस्तार है। इसकी पूर्वी सीमा 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। तो ये जो क्षेत्र है वो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी सीमा में लूनी बेसिन जो है इसकी सीमा का निर्धारण करता है और कह सकते हैं उत्तर में जो है आंतरिक जल प्रवाह का जो क्षेत्र है वो इसकी सीमा का निर्धारण करता है और पूर्व के अंतर्गत ये जो है 50 सेमी समवर्षा रेखा द्वारा निर्धारित होती है। अरावली श्रेणी इस प्रदेश में दक्षिण से उत्तर तक फैली है, जो इसके दो भागों में विभाजित करती है। एक तरफ उत्तर में शेखावटी रेतीले मरुस्थलीय भूभाग तथा दूसरी तरफ दक्षिण पूर्व में जयपुर के उपजाऊ मैदान पाए जाते हैं। इन दोनों के बीच अरावली श्रेणी प्राकृतिक सीमा बनाती है। शेखावटी भूभाग की स्थलाकृतियाँ उबड़ खाबड़ बालू के टीले द्वारा परिलक्षित होती है। यहाँ पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों का केंद्रीकरण अधिक दिखाई देता है।
जहां इस भूभाग की विशेषता है कि शेखावटी भूभाग के कस्बों और नगरों के समीप बालुका स्तूपों की संख्या और उनका आकार बढ़ता जाता है। यह बालुका स्तूप बरखान प्रकार के होते हैं, जबकि अन्य क्षेत्रों में पवनानुवर्ती प्रकार के हैं। कुछ भागों में निम्न भूभाग में चूनेदार अध्यस्तर अनावृत हैं, फलस्वरूप कच्चे एवं पक्के कुओं का निर्माण सुविधाजनक रहता है। यहाँ कोई स्थानीय भाषा में जौहर के नाम से जाना जाता है। जो कच्चे एवं पक्के कुएं होते हैं इनको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं अपन, जौहर के नाम से जाना जाता है। यहाँ केवल एक मौसमी नदी कांतली नदी है, वह भी बालूमय धरातल में चुरू जिले में प्रवेश करते ही लुप्त हो जाती है। इस प्रकार यह विभाग या तो अंतर्वर्ती जल प्रवाह का क्षेत्र है या नदियों से रहित क्षेत्र है, जो कि दूसरा जो मुख्य भाग था शेखावटी का भूभाग या आंतरिक जल प्रवाह का मैदान जो था वो लगभग नदियों से रहित भूभाग हैं। तीसरा जो भाग आता है वो आता है नागौरी उच्च प्रदेश। यह प्रदेश दक्षिण पूर्व में अत्यधिक लोनी बेसिन एवं उत्तर पूर्व में शेखावटी शुष्क अंतर्वर्ती मैदान के बीच विस्तृत हैं। इसकी स्थलाकृति अंतर्वर्ती जल प्रवाह क्रम नमकीन जिलों, चट्टानी एवं पहाड़ी धरातल के कारण अपने आप में विशिष्ट है। यह प्रदेश बंजर एवं रेतीला है क्योंकि मिट्टी में सोडियम नमक पाया जाता है। पर्वतसर के अलावा कहीं भी पहाड़ियाँ दृष्टिगोचर नहीं होती है। कुछ छोटी पहाड़ियाँ नावा तहसील में जो अजमेर तक विस्तृत हैं पाई जाती है। नागौर, मंडावा और मेड़ता के समीपवर्ती क्षेत्र बालुका स्तूप से मुक्त हैं। इस प्रदेश की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 300 से 500 मीटर पाई जाती है। भूदृश्य कई निम्न गर्तों से परिपूर्ण है। कई छोटे छोटे बेसिन जयपुर, जोधपुर, काठी के समीप आ जाते हैं। इस प्रदेश की महत्वपूर्ण नमक की जिले सांबर, डीडवाना, कुचामन, बेगाना हैं। लास्ट का जो अंतिम जो उपभाग है अर्धशुष्क प्रदेश का चौथा जो भाग है वो है उपभाग जो है गग्गर का मैदान। ये जो प्रदेश है वो गंगानगर जिले के 3/4 भाग के ऊपर विस्तृत है। गग्गर सरस्वती, सतलज नदियों द्वारा हिमालय पदस्थली के शिवालिक से लाकर जमा की गई जलोढ़ सामग्री द्वारा इस मैदान का निर्माण हुआ है। यह नदियाँ अब लुप्त हो गई हैं और जलोढ़ सामग्री अनेक स्थानों पर वायु द्वारा लाई गई है, रेत से पूर्णतया ढक गई है। इसलिए अब यह प्रदेश एक रेतीला मैदान है जिसमें बालू का स्तूप और छोटी बालू की पहाड़ियाँ छितरी हुई मिलती हैं। इनमें से कुछ बालू का स्तूप गतिशील है लेकिन अधिकांश बालू का स्तूप स्थिर हो गए हैं। इस प्रदेश में गग्गर नदी के अलावा और कोई नदी नहीं पाई जाती। इस नदी के पार्ट को जो राजस्थान में नाली के नाम से जाना जाता है, साफ साफ चिकनी काली और सख्त मिट्टी के रूप में देखा जा सकता है। गग्गर नदी अपने प्राचीन पेटे में बहती है। आज की गग्गर नदी वैदिक साहित्य की बहुचर्चित सरस्वती नदी के नाम से जानी जाती है। तो इस प्रकार से आज हमने जो है राजस्थान का जो भूआकृतिक प्रदेश है उसके अंतर्गत सबसे जो महत्वपूर्ण भूआकृतिक प्रदेश पश्चिमी जो मरुस्थलीय प्रदेश है उसके बारे में पढ़ा। इसके अंतर्गत हमने पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है या रेतीला मैदान है उसको कितने भागों में बांटा गया है, इसके साथ ही उसके मुख्य जो भाग थे उसमें पश्चिमी रेतीला मैदान उसको 2 उपभागों में बांटा गया था, मरुस्थली और कह सकते हैं अर्धशुष्क मैदान। इसके बाद में मरुस्थली को जो है वापस जो है पुनः मरुस्थली के अंतर्गत जो भाग थे और उसके अंतर्गत इसको बांटा गया था 4 भागों में। और फिर उसके बाद में जो भाग थे वो थे अर्धशुष्क को जो है मुख्य रूप से जो बांटा गया था, जैसे लूनी नदी का जो अपवा क्षेत्र है या गोडवार प्रदेश के अंतर्गत आंतरिक प्रवाह का जो शेखावटी का जो क्षेत्र है उसके अंतर्गत गग्गर नदी का मैदान और नागौरी उच्च भूमि के अंतर्गत इसके बारे में पढ़ा है। अगले वीडियो में हम राजस्थान का जो दूसरा भूआकृतिक प्रदेश है मध्यवर्ती अरावली पहाड़ी एवं पर्वतीय क्षेत्र उसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।